Hello everyone and welcome back to another tale from your storyteller's desk। अगर आपको खौफनाक और मिस्ट्री कहानियाँ सुनने का शौक़ है तो ये कहानी आपके लिए बेहतरीन है, लेकिन शर्त ये है कि इस कहानी को एंड तक ज़रूर सुनें। चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। आबादी से दूर दराज एक वीरान घर में एक नई फैमिली शिफ्ट हुई थी। मिस्टर सैम और मिस क्रिस्टी और उनकी एक बच्ची जो कि 12 साल की थी और उनका एक बेटा जो कि हाई स्कूल में था और उसका नाम एंड्रयू था। हमारी कहानी एंड्रयू के इर्द गिर्द घूमती है। एंड्रयू बहुत अकेला रहता था। वो ना अपने माँ बाप से बातचीत करता था ना अपनी बहन से। वो सिर्फ अपने कमरे से निकलता, स्कूल जाता और वापस आकर अपने कमरे में बंद हो जाया करता था। एंड्रयू अभी उस इलाके में नया शिफ्ट हुआ था। उसे दोस्त बनाने में और सेटल होने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी। वह स्कूल में भी एक ही कोने में बैठा रहता और किसी से बातचीत नहीं किया करता था। चंद दिन गुजरने के बाद एंड्रयू ने स्कूल में सिर्फ एक लड़के से दोस्ती की जिसका नाम एंथनी था। एंथनी एक ऑर्फन यानी कि एक यतीम बच्चा था जो कि एंड्रयू के घर के बिल्कुल साथ वाक़े एक ऑर्फनेज यानी कि यतीम खाने में, जिसे हिंदी में अनाथ आश्रम भी कहते हैं, वहाँ पर रहता था। एंड्रयू और एंथनी की दोस्ती दिन ब दिन गहरी होती जा रही थी। एंथनी अक्सर एंड्रयू को अपने साथ यतीम खाने के पीछे मौजूद कब्रिस्तान में ले जाया करता था। वो कब्रिस्तान यतीम खाने के ज़ेरे इस्तेमाल था। एंथनी की वार्डन अक्सर एंथनी को उस वीराने में खेलने से मना किया करती थी, लेकिन एंथनी उनकी बात नहीं मानता था। काफ़ी दिन गुजर गए। एंथनी अपनी क्लासेस छोड़कर एंड्रयू के साथ ग्राउंड में बैठा रहता था। वो सारा दिन इकट्ठे बैठकर बातें किया करते थे। एंड्रयू के कमरे से एंथनी के यतीम खाने में मौजूद कमरा साफ साफ दिखाई देता था। वो अक्सर एक दूसरे को कमरे की खिड़की से देखा करते थे। एंड्रयू एंथनी का बहुत अच्छा दोस्त बन चुका था, लेकिन उसके मिजाज में तब्दीली आती जा रही थी। वो एंड्रयू जो सारा दिन एंथनी के साथ रहता था, सारा दिन एंथनी के साथ गुजारता था, सिर्फ स्कूल में ही एंथनी से मिलने लगा। एंथनी इस बात पर काफ़ी ज़्यादा हैरान था कि एंड्रयू का तो कोई और दोस्त ही नहीं है, तो वो सारा दिन अकेला करता क्या रहता है? उसके साथ सब कुछ ठीक तो चल रहा है या वो एंथनी से कुछ छुपा रहा है? 3-4 दिन ऐसे ही निकल गए। आखिरकार एंथनी ने तंग आकर अपने दोस्त से पूछ ही लिया कि क्या बात है कि वो उससे बातचीत नहीं करता, क्या उससे कोई नया दोस्त मिल गया है? एंड्रयू ने एंथनी की तरफ देखा और बोला, ऐसा ही समझ लो, और ये कहने के बाद अपने घर की तरफ चल दिया। ये सुनकर एंथनी को बहुत ज़्यादा दुख हुआ और वो बहुत परेशान भी हुआ। अगले 2 दिन एंड्रयू स्कूल नहीं आया। तीसरे दिन एंथनी ने स्कूल से वापस आकर शाम के वक्त अपने कमरे की खिड़की से एंड्रयू के कमरे में झांका तो उसे कमरे में खड़े 2 लोगों की परछाइयाँ पर्दे पर पड़ती हुई दिखाई दी, जिसमें से एक परछाई एंड्रयू की और दूसरी किसी लड़की की थी। उसके हाथ में किताबें थीं और वो आपस में बातें कर रहे थे। एंड्रयू ने दिल में सोचा कि एंड्रयू तो अपने घर वालों से बातचीत ही नहीं करता, तो यकीनन ये उसकी नई दोस्त होगी जिसकी वजह से उसने मुझसे दोस्ती तोड़ी। ये देखने के बाद एंथनी गुस्से से जाकर अपने बिस्तर पर सो गया। अगली रात एंड्रयू के पूरा दिन उससे ना मिलने के तजस्सुस में एंड्रयू के कमरे में झांका तो जो मंजर उसने देखा, उसका गुस्सा एक रूह लर्जा देने वाले खौफ में तब्दील हो गया। एक ठंडी हवा के झोंके ने उसे वहीं पर मुजस्सम कर दिया। उसका जिस्म ठंडा और पेशानी पर पसीना आने लगा। एंथनी सदमे में अपने बिस्तर पर बैठ गया और डर के मारे अपने हाथों की उंगलियों को मसलने लगा। वो सारी रात जागता रहा और जैसे ही सुबह हुई वो स्कूल एंड्रयू से मिलने के लिए गया, लेकिन एंड्रयू स्कूल नहीं आया था। स्कूल के बाद शाम 5 बजे एंड्रयू एंथनी को घर के बाहर मिला। एंथनी ने एंड्रयू से बात करने की ख्वाहिश की तो एंड्रयू एंथनी को अपने घर में ले गया। जब एंथनी घर में दाखिल हुआ तो टीवी लाउंज से बातें करने की आवाज़ें आ रही थी, लेकिन एंड्रयू उसे सीधा अपने कमरे में ले गया जो कि सीढ़ियाँ चढ़ के आता था। कमरे में जाते ही एंथनी ने एंड्रयू के हाथ पकड़े और बोला, देखो एंड्रयू, जिस लड़की से तुमने दोस्ती की है
तुम उसके साथ दोस्ती नहीं रख सकते। क्यों, तुम्हें जलन होती है क्या उससे? एंड्रयू ने कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो लड़की जो शायद तुम्हारी दोस्त बनी हुई है, वो मर चुकी है। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं एक असेबी रूह से बातें करता हूँ? एंड्रयू ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा। हाँ, एंथनी चिल्लाया, लेकिन तुम तो मानते ही नहीं थे कि जिंदा इंसान मरे हुओं को देख सकता है। एक जानी पहचानी आवाज ने एंथनी के कान में फुसफुसाया। एंथनी चौंक कर मुड़ा तो वहां एंड्रयू की दोस्त, जिसका नाम सैली था और जिसे एंथनी मुर्दा कह रहा था, खड़ी हुई थी, जिसका चेहरा इंतहाई खौफनाक था। एंथनी उसे देखकर डर के मारे कांपने लगा। उसका खौफनाक चेहरा देखते ही एंथनी पर खौफ तारी हो गया। सैली ने बोला, बोलो, तुम तो मानते ही नहीं थे। अब बताओ, मेरी पंखे लटकती हुई लाश, जिसकी आंखें फटी हुई और जुबान मुंह से बाहर लटक रही थी, तुमने अपनी आंखों से देखी थी ना? अब मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। एंथनी ये सुनकर जमीन पर गिर गया। बदरूह ने मजीद कहा, मैं मरे हुए लोगों को देख सकती थी। मैंने तुम्हें दोस्त समझकर ये बात बताई कि तुम मेरी बात को समझोगे और ये बात किसी से नहीं करोगे, लेकिन तुमने क्या किया? तुमने मेरा मजाक तो उड़ाया ही, लेकिन स्कूल में सबको बता दिया। सब मुझे पागल समझने लगे। मेरा स्कूल जाना मुश्किल कर दिया। मैंने सिर्फ तुम्हें दोस्त समझा और तुमने मेरे साथ क्या किया? मैं डिप्रेशन में चली गई और आखिरकार मेरे नसीब में खुदकुशी लिखी थी। आया यकीन मुझ पर? और अब जब तुम किसी को बताओगे कि तुमने एक बदरूह से बात की, तो तब भी तुम्हारा कोई यकीन नहीं करेगा। तुम भी उसी अज़ियत से गुजरोगे जिससे मैं गुजर रही थी। ये कहकर सैली कमरे से गायब हो गई। सैली के कमरे से गायब होते ही एंथनी एंड्रयू की तरफ मुड़ा और बोला, तुमने तो देखा है ना, ये मरी हुई है। तुम इससे दोस्ती नहीं कर सकते। ये एक बदरूह है। तुमने मेरे साथ देखा है ना, एक बदरूह ने मुझसे बात की। तुम यकीन करोगे? बताओ, तुम मुझ पर यकीन करते हो ना? एंथनी पागलों की तरह एंड्रयू से पूछता रहा। वो सैली की बातों से बहुत ज्यादा घबरा चुका था, लेकिन एंड्रयू आगे से बोला, मेरे देखने से कोई फर्क नहीं पड़ता एंथनी। लोग तुम पर फिर भी यकीन नहीं करेंगे। ये कहते ही एंड्रयू कमरे से सैली की तरह गायब हो गया। ये देखकर एंथनी की रूह लरस गई। उसे अपने कंधों पर बहुत ज्यादा वजन महसूस हो रहा था। वो सीढ़ियों की तरफ भागना चाहता था, लेकिन उसे अपने कदम इंतहाई भारी महसूस हो रहे थे। उसने हिम्मत जुटाई और वो सीढ़ियों की तरफ भागा। उसके भागने की आवाज़ सुनकर मिस क्रिस्टी बरामदे में आई और वो एंथनी को देखकर बोली, कौन हो तुम और मेरे घर में क्या कर रहे हो? ये सुनकर डरा हुआ एंथनी हाँफते हुए बोला, मैं आपके बेटे एंड्रयू का दोस्त हूँ। इस यतीम खाने में रहता हूँ। वो अपने कमरे से गायब हो गया। ये सुनकर मिस सैली बोली, क्या बकवास कर रहे हो तुम? मेरा बेटा एंड्रयू 3 महीने पहले उस घर में मर चुका है जहां से हम हिजरत करके यहाँ आए हैं। ये सुनते ही एंथनी की आंखों के सामने अंधेरा आ गया और वो बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को अस्पताल के बिस्तर में हॉस्पिटल की किट में मलबूस पाया। डॉक्टर के पूछने पर जब उसने सारा वाकया डॉक्टर को बताया, तो डॉक्टर ने ऑर्फनेज की ओनर को कहा कि वो एंथनी को एक साइकेट्रिस्ट को दिखाए। जब ये बात एंथनी के साथियों को पता चली तो वो सब उसका मजाक उड़ाने लगे। कोई उसे पागल कहता तो कोई उससे डरने लगा। एंथनी का दिमाग माउफ हो चुका था। वो इन बातों को दिल पर नहीं ले रहा था। उसके दिल और दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि जो सब कुछ उसने सैली के साथ किया, वो सब कुछ उसके साथ होकर ही रहेगा। इन सब चीजों से तंग आकर एंथनी ने सैली की तरह ही खुदकुशी कर ली। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको इस तरह की कहानियाँ सुनने का शौक है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अ टेल फ्रॉम सिटी लाहौर
एक बहुत ही खौफनाक कहानी जो कि मैंने अपने चैनल पर सुनाई है, उसका लिंक पिंड कमेंट्स में भी है और डिस्क्रिप्शन में भी। उस कहानी को भी ज़रूर सुने और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और कहानी का सबसे ज़्यादा पसंदीदा हिस्सा कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू एवरीवन।